बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि इश्क आग का दरिया है और इस दरिया को पार करने के लिए इस आग में उतरना पड़ता है। जैसे मुझे इस दरिया को पार करने के लिए एक कठिन सफ़र से गुजरना पड़ा। इस तरह आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी। मैं आपको कहानी की गहराई में लेकर चलती हूँ। मैंने एक बड़े से घर में आँख खोली थी। घर में मेरे माँ बाप के अलावा मेरी 3 बहनें थीं। छोटी होने की वजह से मुझे सबकी ख़ास तवज्जो और लाड प्यार हासिल रहा था। इस ख़ास मोहब्बत की एक वजह ये भी थी कि सब बहनों में मैं सबसे खूबसूरत दिखती थी। एक बार बाबा के दूर के रिश्तेदारों की शादी के सिलसिले में हमें दूसरे शहर जाना पड़ा। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी, मगर अपनी अच्छी सेहत और फूले हुए गालों की वजह से अपनी उम्र से 1-2 साल बड़ी ही दिखती थी। शादी के दौरान मेरी मुलाकात एक लड़के जासिम से हुई। वो इतना मुनफरिद और ख़ूबसूरत था कि ना चाहने के बावजूद मैं उसकी तरफ खिंचती चली गई। शादी गुजारकर हम अपने शहर वापस लौट आए, मगर जासिम का चेहरा मेरे जहन से चिपक कर रह गया था। मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था। कहते हैं दिल से दिल को राह होती है। शायद जासिम का हाल भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं था। तभी तो एक रोज़ वो अपने वालिदैन के साथ मेरा हाथ मांगने के लिए मेरे घर की दहलीज पर था। उसे अपने शहर में देखकर मैं हैरान रह गई थी। दूसरे शहर से आए मेहमानों को बाबा ने बड़ी इज्जत से मेहमान खाने में ठहराया और उनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी की। मगर जब उन्होंने अपना यहाँ आने का मकसद बयान किया तो बाबा ने रस्मी तौर पर सोचने का वक्त मांगा और दूसरे कमरे में आकर अम्मी जान से बोले, मुझे ये लोग कुछ अजीब दिखाई देते हैं। अपनी बेटी का रिश्ता इतने पराए लोगों में करते हुए मेरा दिल कांपता है। मैं उन्हें इनकार कर देता हूँ। अम्मी जान ने फ़ौरन उनकी बात से इत्तेफाक किया और कहने लगी, ठीक कहते हैं आप, और अभी तो ज़रियाब से बड़ी 3 बहनें मौजूद हैं। ज़रियाब तो अभी बहुत छोटी है, ऐसा लगता है कि अभी कल ही पैदा हुई थी। मैं जो दरवाजे के पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी, इस इनकार पर मेरा दिल दुखी हो गया। अपने पसंदीदा खिलौने को लेने के लिए जिस तरह मैं मचला करती थी, बिल्कुल वैसे ही रोती हुई बाबा और अम्मी जान के पास आई और बोली, ऐसा जुल्म ना करें, खुदा के लिए मैं हर सूरत जासिम से शादी करना चाहती हूँ। बाबा ने हैरत से मेरी तरफ देखा, जबकि अम्मी जान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोली, बच्चियाँ अपनी शादी के मामलात में खुद नहीं बोलती। अभी और इसी वक्त अपनी ज़बान बंद कर लो, वरना। इससे पहले कि वो कुछ कहती, बाबा बोल पड़े, अंजुमन तुम खामोश हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी के दिल में कोई कसक रहे, सो ये अपनी मर्जी से जहाँ चाहे शादी कर सकती है, मगर हमारे भी कुछ उसूल हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। बाबा ने अपने उसूल बताए तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा, मेरी प्यारी बेटी, हम ख़ानदानी लोग हैं। औलाद से चाहे लाख मोहब्बत करें, मगर हमारे कुछ उसूल हैं जिन पर तुम्हें लाजमी अमल करना होगा। तुम शादी के बाद 10 साल तक इस दरवाजे पर वापस नहीं आओगी, और पसंद की शादी करने के लिए दूसरी शर्त या उसूल ये है कि तुम कभी तलाक लेकर इस घर में वापस नहीं आओगी। ये शादी मुकम्मल तौर पर तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी पर होगी। मैंने कहा, बाबा, पहली शर्त मानना मेरे लिए कुछ मुश्किल है, मगर इस शर्त को मैं पूरा करूंगी, और दूसरी शर्त तो निहायत आसान है, उसे पूरी करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ये शादी हमेशा निभाऊंगी। वैसे भी अगर इतना खूबसूरत जीवन साथी मिले तो कौन अपनी शादी को ख़राब करना चाहेगा। अम्मी जान ने कहा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है? मैं बोली, बिल्कुल अम्मी जान। यूँ बाबा ने जासिम के घर वालों को शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी बहनें मेरी शादी का सुनकर बहुत उदास हो गईं। पहले नंबर वाली बहन कहने लगी, मैं रोज़ झील पर जाकर तुम्हें याद किया करूँगी। दूसरी बोली, और मैं बाग में कभी दोबारा नहीं जा सकूंगी, तुम्हारे बगैर वहाँ मेरा दम घुट जाएगा। तीसरी बहन रोते हुए बोली, जब मैं सुबह सोकर उठा करूंगी तो तुम्हें बहुत याद करूंगी। मैं हंसते हुए बोली, पागल लड़कियों, उदास मत हो। 10 साल बाद जब मैं वापस लौटूंगी तो तुम्हारे लिए बहुत से तहाइफ लेकर आऊंगी। तुम तीनों एक दूसरे का दिल बहला कर रखना, एक दूसरे का ख्याल रखना। मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगी। दरवाजे में खड़ी अम्मी जान ये सारा मंजर देख रही थी। उन्होंने आकर मुझे गले लगा लिया और बेआवाज़ रोने लगी। वो भी मेरी जुदाई का सोचकर गमज़दा थी। जिस रोज़ मेरा और जासिम का निकाह था, उस रात मेरी तीनों बहनें रात भर बैठकर कीमती मोतियों से मेरे लिए एक हार बनाती रहीं। उन मोतियों पर उनके आंसुओं के निशानात भी पड़ रहे थे।
وہ ساری رات میری شرارتوں کو یاد کرتی اور میرے لیے خوشیوں بھری زندگی کی دعا مانگتی رہیں۔ مجھے ان کی محبت دیکھ کر خود پر ناز ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی ذات بڑی خوش نصیب لگی۔ شادی کے بعد میرے گھر والوں نے روتے ہوئے مجھے الوداع کیا اور میری بہنوں نے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا ہار میرے گلے میں ڈال کر کہا، ہم چاہتی ہیں کہ جب بھی تمہاری نظر اس ہار پر پڑے تمہیں ہماری یاد آئے۔ میں مسکرا کر بولی، تم بے فکر رہو، تمہاری یاد ایک حسین خواب کی مانند میری آنکھوں میں رہے گی۔ میں تمہیں ہمیشہ یاد کروں گی میری پیاری بہنوں۔ اسی وقت جاسم میرے قریب آئے اور بولے، جلدی چلو زریاب، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میں اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو اداس چھوڑ کر جاسم کے ساتھ چل پڑی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس وقت میرا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر جو عہد کیا تھا اسے نبھانا بھی ضروری تھا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرے اپنوں کی نم آنکھیں میرے قدموں کو ساکت اور میرے دل کو ٹکڑوں میں بکھیر دیں گی۔ سو اس وقت خاموشی سے جاسم کا ہاتھ تھام کر یہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ مجھے بائی ایئر سفر کرتے ہوئے چکر آتے ہیں، میں نے ایئرپورٹ پر بڑا سا جہاز دیکھ کر جاسم سے کہا، تو انہوں نے میری بات سنی انسنی کر دی، جیسے یہ بہت ہی غیر مناسب اور بیکار سی بات ہو۔ میں خاموش ہو گئی اور خود کو بہلانے کے لیے دل میں جواز کھڑنے لگی کہ شاید وہ کسی بات پر پریشان ہیں، تبھی میری بات کا جواب نہیں دیا ہے۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ جہاز میں سوار ہو گئی اور جلد ہی جہاز لمبی اڑان بھر کر دیار غیر کا سفر طے کرنے لگا۔ میرے اپنے میلوں کی مسافت پر رہ گئے۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میرا جسم تو محو پرواز تھا، مگر میرا دل میرے گھر کے کسی کونے میں ہی پڑا رہ گیا تھا۔ کاش یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہو اور میری آنکھ کھل جائے، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ تو جاسم بولے، ابھی تو عشق کے امتحان شروع بھی نہیں ہوئے اور تم ہمت ہارنے لگی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر ان کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے ان کی آنکھوں میں میرے لیے تمسخر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، پچھلی سیٹ سے جاسم کی ماں نے کہا، جاسم چپ ہو جاؤ اور اس لڑکی کو بھی چپ کرواؤ، یہ ہماری نیند کا وقت ہے، ہمیں سونے دو، سورج ڈوبنے کے بعد نیند نے بھی اڑ جانا ہے۔ ان کی آخری بات مجھے بالکل سمجھ نہ آئی، میں اس میں الجھ کر رہ گئی مگر خاموش رہی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے نیند آنے لگی تو میں نے اپنا سر جاسم کے کندھے سے ٹکا دیا۔ چند ہی لمحوں میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں ایک بیابان جنگل میں تھی۔ پہلے تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ کوئی بھیانک خواب ہے، مگر آس پاس سے آتی جنگلی جانوروں کی آوازیں سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، اور اب ہر صورت مجھے اس کا سامنا کرنا ہے۔ میں نے جاسم کو آواز دی، لیکن جاسم کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں؟ یا خدا، اب تو ہی میری مدد کر۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں بہت دیر تک درخت کے سائے میں بیٹھی رہی۔ جنگلی جانوروں کے ڈر کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میرے قریب ایک آم کا درخت تھا۔ میں اس پر چڑھنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک یہی صورت تھی کہ درخت سے آم توڑ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائی جاتی۔ میں اپنی زندگی میں پہلی بار درخت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری آنکھوں میں اپنی ہی بے بسی کے آنسو تھے۔ ہاں، میں وہی لڑکی تھی، ہونٹوں سے کوئی لفظ نکل جاتا تو میرے ماں باپ فوراً وہ چیز حاضر کر دیتے تھے، اور اب ایسا لگتا تھا جیسے میرے نصیب کی ساری چیزیں مجھ سے دور ہو گئی ہیں۔ درخت پر چڑھنے کی کوشش میں میرے ہاتھوں اور پیروں پر بے شمار خراشیں آئیں، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں درخت پر چڑھنے سے پہلے ہی زور سے زمین پر آ گری۔ اس بار تو ایسا لگتا تھا جیسے میری ہڈی پسلی ایک ہو گئی ہے۔ میں زار و قطار رو رہی تھی جب کسی نے مجھے قریب سے پکارا تھا، زریاب۔ میں نے رونا بھول کر سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک بہت خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ میں نے کہا، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ تم کیا کوئی جادوگر ہو؟ خدا کے لیے مجھے جاسم کے بارے میں بتا دو کہ وہ کہاں ہیں اور میں کس طرح ان کے پاس جا سکتی ہوں۔ خوبصورت نوجوان کچھ سوچ کر بولا، میں انسانوں کے بارے میں علم رکھتا ہوں، جنات کے بارے میں نہیں۔ بس میں تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ تم ایک جن ذات سے شادی کرنے کے بعد اب ایک امتحان سے گزر رہی ہو۔ میں نہ سمجھی کے عالم میں بولی، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کچھ نہیں سمجھی۔ نوجوان بولا، تمہارا جن ذات شوہر اپنی 3 اہم خواہشات پوری کر رہا ہے، اور جب وہ خواہشات پوری ہو جائیں گی تبھی تم اس کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار سکو گی۔ میں حیران ہو کر بولی، کیا جاسم ایک جن ہے؟ میری آنکھوں میں خوف تھا۔ نوجوان بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی بہت خطرناک جن نہیں ہے، بس تھوڑا ضدی ہے،
اور ایک انسان ہونے کے ناطے تمہارے لیے اس کے ساتھ رہنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، بس اس کی 3 خواہشات پوری ہو جانے دو۔ میں بے اختیار بولی، اس کی 3 خواہشات کیا ہیں اور میں انہیں کیسے پورا کر سکتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ نوجوان ہنس پڑا اور بولا، یہی تو اصل امتحان ہے پیاری لڑکی، چلو میں تمہیں کچھ جانور شکار کر کے کھلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک جانب چل پڑا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ایک وہی تو تھا جو اس وقت امید کی ایک کرن بن کر اس گھنے جنگل میں مجھے ملا تھا۔ میرا خوف کم ہو رہا تھا۔ اس نے جلد ہی ایک ہرن کا شکار کیا اور لکڑیاں جلا کر مزیدار سا گوشت بھون کر مجھے کھلایا۔ سنو اجنبی، میں تمہاری شکر گزار ہوں، تم نے برے وقت میں میری مدد کی۔ میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور دل سے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ ہنس پڑا اور بولا، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا اور تمہاری نیلی آنکھوں کو چمکتا دیکھنا ہی میرے لیے بہت بڑی خوشی کی وجہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ وہ شوخ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے نگاہیں جھکا لیں۔ شام ہونے کے قریب تھی اور میں رات گزارنے کے لیے ارد گرد نگاہیں دوڑا کر کوئی محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈنے لگی۔ کیا تم رات گزارنے کے لیے مجھے کسی محفوظ جگہ پر چھوڑ سکتے ہو؟ میں نے امید بھری نظروں سے اس کو دیکھا تو وہ کچھ سوچ کر بولا، میں اس جگہ کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، مگر تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ اس جگہ سے کچھ دور میرا چھوٹا سا ایک ہٹ ہے، تم میرے ساتھ وہاں رہ سکتی ہو۔ ایک اجنبی کے ساتھ یوں رات گزارنا مجھے بالکل مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ ایک طرف جنگلی جانور تھے اور دوسری طرف ایک نامحرم اجنبی شخص۔ جنگلی جانوروں سے شاید کسی طرح بچ جاتی، مگر اگر رات کے کسی پہر اس شخص نے جنگلی جانور کا روپ دھار لیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ میرے بابا کہتے تھے کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان شیطان کا وار بڑی جلدی کامیاب ہو جاتا ہے، تو کیا میں شیطان کا وار کامیاب ہونے دوں گی؟ میں نے خود سے سوال کیا اور پھر خود ہی جواب بھی دے دیا۔ ایک طاقتور اور توانا شخص کے سامنے میری طاقت کی بھلا کیا اہمیت؟ میں ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ مجھے شیر کی دھاڑ کی آواز سنائی دی۔ میں دوڑ کر اجنبی شخص کے سینے سے آ لگی۔ اسے شاید ایسی صورتحال کا اندازہ نہیں تھا، مگر اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے میرے کندھوں کو پکڑ لیا تھا۔ مجھے اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں ایک دم پیچھے ہٹ گئی اور شرمندہ ہو کر بولی، معاف کرنا، بس اچانک ہی۔ اجنبی گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کوئی بات نہیں، ایسی حسین غلطیاں اچانک ہی رونما ہوتی ہیں، مگر دل کی دنیا تہو بالا کر کے چھوڑتی ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس کے سوال پر شرم سے میرے گال سرخ ہو گئے اور کوئی جواب نہ بن پڑا۔ وہ خود ہی بولا، اس بات کا تو یقین ہو گیا کہ آپ جناب میرے ساتھ خود کو کافی محفوظ سمجھتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بات تو سچ ہی تھی، سو میں نے دھیرے سے سر ہلا کر اقرار کیا۔ یہاں جنگل میں شیر کا لقمہ بننے سے بہتر یہی تھا کہ میں اجنبی کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤں۔ سو کچھ حفاظت کی دعائیں پڑھ کر میں نے اپنا حصار کیا اور اس اجنبی کے ساتھ وہاں سے چل دی۔ وہ مجھے جنگل سے باہر لے آیا۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک چھوٹی سی جھونپڑی دکھائی دی۔ ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو وہاں ایک عورت پہلے سے موجود تھی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے ادب سے سلام کیا اور باہر نکلنے لگی۔ یہ کون ہے؟ میں نے اس ادھیڑ عمر عورت کے بارے میں سوال کیا تو اجنبی نے کہا، یہ میری ملازمہ ہے، اس کا گھر قریب ہی ہے، اس لیے یہ اپنے گھر جا کر رات گزارے گی۔ اجنبی نے دیا جلا کر روشنی کی، حالانکہ چاند کی روشنی پورے کرۂ ارض کو روشن کر رہی تھی، مگر شاید اجنبی کی نظر میں دیا جلانا ضروری تھا۔ تم سکون سے یہاں سو جانا، خود کو غیر محفوظ نہ سمجھنا۔ اجنبی نے میرا بستر بچھا کر مجھے ہدایت دی اور بولا تو میں صرف سر ہی ہلا سکی۔ میں بستر پر لیٹ گئی۔ وہ میری طرف پلٹا اور بولا، یوں سمجھو اس وقت تم جاسم کے ہی گھر میں ہو، بالکل ریلیکس رہو۔ اس کی یہ بات مجھے بہت عجیب لگی، مگر خوف کے مارے ایک لفظ بھی میری زبان سے ادا نہ ہو سکا۔ میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے گھر کو یاد کرنے لگی، جبکہ اجنبی شاید اپنے بستر پر لیٹ کر سو چکا تھا۔ میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند شاید میری آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ جاسم، تمہارا عشق مجھے کہاں لے آیا ہے؟ ایک بیابان جنگل میں، جہاں میں ایک اجنبی شخص کے رحم و کرم پر ہوں۔ کاش تم میری زندگی میں نہ ہوتے، کاش تم ظالم جن زاد نہ ہوتے، بلکہ اجنبی کی طرح ایک خوبصورت انسان ہوتے اور بالکل ایسا ہی تحفظ دیتے جیسے اس وقت وہ اجنبی مجھے دے رہا ہے۔ کاش۔ میں رونے لگی۔ روتے ہوئے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی تھی، میرے وجود میں سکون اترتا چلا گیا۔
सूरज की रोशनी चारसू फैल चुकी तो मेरी आंख खुल गई। अजनबी मुझे अपने आसपास दिखाई ना दिया। न जाने क्यों मुझे अधूरेपन का एहसास हो रहा था। मुझे उस अधूरेपन की वजह महसूस ना हुई। मैं वहाँ से बाहर निकल आई। अजनबी सामने बड़े से पत्थर पर बैठकर मेरे हार से खेल रहा था। मेरा हाथ बेइख्तियार अपने गले की तरफ गया। हार अपनी जगह मौजूद नहीं था। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे गले से मुझसे पूछे बगैर हार उतार लिया था। पूछना तो दूर की बात थी, मुझे बताना तक गवारा नहीं किया था। और अब कैसे मज़े से मेरे हार से खेल रहा था। मुझे देखकर वो कुछ हड़बड़ा गया और हार को दरवाजे के ऊपर लटकाकर बोला, बेफिक्र रहो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरा हार लेना पसंद नहीं आया है, मगर यकीन करो मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं छुआ। हार बिल्कुल उसी तरह वापस तुम्हें पहना दूंगा, बस थोड़ा वक्त दो। मैंने कोई जवाब ना दिया तो वो खुद ही बोला, चलो पहले तुम्हें कुछ बनाकर खिलाता हूँ। मैं गुस्से से बोली, मेरा हार मुझे वापस करो। ये हार मेरी 3 बहनों की मोहब्बत की निशानी है। ये हार मेरे लिए अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती है। इससे पहले कि वो मुझे हार वापस करता, एक शरीर कौवा आकर वो हार ले उड़ा और मैं बेबसी से तमाशा देखती रह गई। अजनबी के चेहरे पर शर्मिंदगी फैल गई। तुम बहुत गलत आदमी हो, तुम्हारी वजह से एक मामूली कौवा मेरा हार ले उड़ा। बददियानत इंसान। मैं ज़मीन पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। जब से ज़रियाब गई है किसी शय में खूबसूरती नहीं रही। न फूलों की महक महसूस होती है, न परिंदों की चहकार। अम्मी जान ने नाश्ते के बाद इजहार ख्याल किया तो बाकी सब ने भी सर हिलाकर उनकी तायद की। इस घर के मकीनों का ज़रियाब के बग़ैर बुरा हाल था। वो हर दिन उसे याद करते रहते और उनकी हर बात उसके ज़िक्र के बग़ैर नामुकम्मल रहती। उसकी बहनों के चेहरे मुरझा गए थे और वो दिन रात उसकी याद में गुजार रही थी। ज़रियाब के बाबा, हम जानते हैं कि उसने नादानी में एक गलत कदम उठाया है, मगर क्या हमें ये बात ज़ेब देती थी कि हम अपनी बच्ची को खाई में धकेल दें? अगर उसने आग की चमक देखकर उसे अपने दामन में सजाने का सोच लिया था तो क्या ज़रूरी था कि हम उसे दहकते अलाव में ये धक्का दे देते? वो बात करते हुए रोने लगी। ज़रियाब के बाबा के चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। हम मानते हैं कि हम जज्बात में आकर गलत फ़ैसला कर चुके हैं, लेकिन अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं है। यकीनन एक दिन वो ज़रूर लौट कर आएगी और हम अपनी बेटी को गले से लगाकर प्यार करेंगे, वो बड़ी हसरत से कह रहे थे। उसी वक्त एक कौवा गुजरते हुए उनके आंगन में हार फेंक कर चला गया। मोतियों से चमकता हुआ हार ऐन उनके सामने आकर गिरा था। ये हार तो ज़रियाब का है। क्या वो किसी मुसीबत में है? ये अपना कीमती हार उसने खुद से जुदा क्यों कर दिया? और कोई परिंदा ये हार लेकर यहाँ क्यों आएगा? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अम्मी जान अपने सीने पे हाथ रखकर बोली। वो सब दीवानों की तरह हार को छूकर महसूस कर रहे थे, जैसे वो इस हार से ज़रियाब का लम्स महसूस करना चाह रहे हों। इसमें से मेरी बेटी की खुशबू आती है। अम्मी जान हार को चूमते हुए रोने लगी। ज़रियाब की माँ, सब्र करो, सब्र। मैं कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता हूँ। हम अपनी बेटी से ज़रूर मिलेंगे और अपने रवैये की माफ़ी मांगेंगे, उन्होंने प्यार से बीवी को समझाया। दूसरी तरफ ज़रियाब अपना हार खो जाने पर किसी तरह मान कर ही नहीं दे रही थी। अजनबी ने उससे माफ़ी मांगी, मगर ज़रियाब के लिए हार गुम हो जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। एक वो हार ही तो था जिसे वो दिन रात अपने घर वालों की याद के तौर पर सीने से लगाए रखती थी। हार गुम हो गया तो ऐसा लगा जैसे घर वालों से हर राब्ता ही ख़त्म हो गया हो। मैं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही हार बना कर दूंगा, अजनबी ने उससे वादा किया, मगर वो चीख पड़ी। अगर तुम असली हीरे जमा करके भी मेरे लिए वो हार बनाओ तो शायद मैं उसे कबूल ना कर सकूं, क्योंकि ये मेरे घर वालों की आखिरी निशानी थी। ज़रियाब के कहने पर अजनबी सोच में पड़ गया और फिर बोला, हम आज पूरे जंगल में इस हार को ढूंढेंगे। हो सकता है कि परिंदा इस हार को यहीं कहीं फेंक कर चला गया हो। ज़रियाब की आंखों में उम्मीद की किरण जागी और वो हार ढूंढने के लिए अजनबी के साथ चल पड़ी। अजनबी उसे लिए पूरे जंगल में मारा मारा फिरता रहा, मगर हार को ना मिलना था और ना मिला। यहाँ करीब ही कुछ पहाड़ हैं, हमें वहाँ जाकर हार को ढूंढना चाहिए, अजनबी ने कहा तो वो उसके साथ चल पड़ी। पहाड़ खासी ऊंचाई पर थे। ज़रियाब को पहाड़ पर चढ़ने का कोई तजुर्बा नहीं था, सो वो थोड़ा सा ही ऊंचाई पर चढ़कर हाँफने लगी। यहाँ तो हार का नामो निशान तक नहीं है, मुझे प्लीज़ वापस ले चलो। मुझे लगता है वो हार मेरे नसीब में ही नहीं रहा। अजनबी उसका हाथ थामकर पहाड़ से नीचे ले आया। पहाड़ पर छोटे छोटे घर बने हुए थे,
मगर यहाँ के लोग अजीब ज़बान बोलते थे जिससे ज़रियाब मुकम्मल तौर पर नाआशना थी, सो वो किसी से कोई बात नहीं कर सकती थी। अजनबी के चेहरे पर अब भी पछतावा और दुख था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि काश वो ज़रियाब के दुख की वजह ना बनता और उसके हार को ना उतारता। उसने जंगल में वापस जाकर ज़रियाब के लिए बहुत से ताज़ा फल दरख्तों पर से उतारे और बहुत इसरार के बाद ज़रियाब को खिलाए। ज़रियाब का भी भूख से बुरा हाल था, सो अपनी नाराज़गी भूलकर उसने पेट भरकर फल खाए और अपनी भूख मिटाई। मैं अपने घर में वापस जाना चाहती हूँ, क्या तुम इस मामले में मेरी कोई मदद कर सकते हो? इस बात पर अजनबी हड़बड़ा गया और कहने लगा, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें 10 साल तक उस घर में दाखिल होने से मना किया है, फिर तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? बहुत माजरत, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ज़रियाब रोते हुए बोली, तुम मेरे बारे में हर बात जानते हो, यकीनन तुम मुझे मेरे घर भी छोड़ सकते हो, लेकिन शायद तुम ऐसा चाहते ही नहीं। तुम चाहते हो कि मैं जंगल में ही मारी मारी फिरती रहूं। एक दिन तुम मुझे छोड़कर चले जाओ और यहाँ के जंगली जानवर मुझे खा जाएं। अच्छा है वो मुझे खा जाएं, मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। जासिम की बेवफाई और अपने घर वालों से दूरी का रोग जो मेरे सीने में पल रहा है, सब ख़त्म हो जाएगा। मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ, तुमसे दूर, इस दुनिया से दूर। उसे रोते देखकर अजनबी का दिल डूबने लगा और वो बोला, देखो ज़रियाब, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं बस तुम्हें अपने करीब देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर भी ले चलूँगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या तुम मेरी ये शर्त मानने के लिए तैयार हो? ज़रियाब ने अपने दुपट्टे से आंसू साफ किए और जल्दी से बोली, शर्त? एक शर्त की बात करते हो तुम? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे मेरे घर वालों से मिला दो। अजनबी ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवा दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि तुम उम्र भर के लिए जासिम को भूलकर मेरा हाथ थाम लो। ये कहकर उसने ज़रियाब का नर्म और मुलायम सफ़ेद हाथ अपने हाथ में लेना चाहा, मगर ज़रियाब करंट खाकर दूर हटी और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने के लिए भी? मैं उसे भुला दूंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की है। मैं जानती हूँ कि उसने मेरे साथ बेवफाई की है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं अब इतनी जल्दी किसी का हाथ थाम लूँ, और वो भी तुम जैसे इंसान का जिसने मेरा कीमती हार कहीं गुम करवा दिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बल्कि मैं कहती हूँ तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहती। मैं इस जंगल में अकेली रह सकती हूँ। अजनबी ने उसके करीब आकर कुछ कहना चाहा, लेकिन वो चिल्लाई, अरे मैं कहती हूँ तुम मुझसे दूर हो जाओ। मैं तुम्हें अपने करीब नहीं देखना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। अजनबी उस पर आखिरी नज़र डालकर वहाँ से चल दिया। अजनबी को खुद से दूर जाते देखकर ज़रियाब खुद से बातें करने लगी। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? नहीं, मैंने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि वो शख्स इसी काबिल था। ज़रियाब शाम होने तक वहीं दरख्त की छाँव में बैठी रही। शाम हुई तो वो वहाँ से उठकर रात गुजारने के लिए किसी पनाहगाह की तलाश में चल निकली। उसने सोचा कि उसे पहाड़ों पर जाकर किसी छोटे से घर में पनाह लेनी चाहिए। अब उसका रुख पहाड़ों की तरफ हुआ। पहाड़ पर चढ़ना इस बार भी बहुत मुश्किल था, और इस बार उसका हाथ थामने के लिए वहाँ अजनबी मौजूद नहीं था। अकेले ही सफ़र तय करना था। उसे ऐसा लगा जैसे वो अभी तेज़ हवा के झोंके से उड़कर ज़मीन बोस हो जाएगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसका अंदाज़ा दुरुस्त निकला। एकदम तेज़ हवा चली और बारिश शुरू हो गई। तेज़ हवा के साथ बारिश का तेज़ झक्कर उसे भी ज़मीन बोस कर गया। उसने अजनबी को पुकारना चाहा, मगर उसकी आवाज़ हलक में कहीं गुम होकर रह चुकी थी। उसका दिमाग तारीकी में डूबा तो वो होश खो बैठी। ज़रियाब की अम्मी जान ने 100 परिंदों को आज़ाद करवाया और उनके मालिक को दुगनी रकम देकर ज़रियाब के वापस आने की दुआ की। उसकी जुदाई को 6 साल बीत चुके थे, मगर आज भी कोई लम्हा उसे याद किए बगैर नहीं गुजरता था। उसकी याद का नतीजा था कि वो दिल की तकलीफ़ में मुब्तला होकर रह गई थी। शौहर साहब लाख इलाज कराने के लिए इसरार करते, मगर उनका कहना था कि दिल का ये दर्द ज़रियाब से जुदाई का नतीजा है। जिस रोज़ मेरी बेटी वापस आई, मेरे दिल की तकलीफ़ खुद ही ख़त्म हो जाएगी। वो अब बड़ी बेटी का रिश्ता करना चाहती थी, क्योंकि एक बेटी का गम सीने से लगाकर दूसरी बेटी को घर बिठाकर बूढ़ा नहीं किया जा सकता था। उन्होंने बड़ी बेटी हिरा का रिश्ता अपने घर के करीब ही एक गांव में कर दिया था,
और बेटी को गले लगाकर ये बात भी समझाती थी कि शादी होने के बाद बेटी का रिश्ता और हक माँ बाप के घर से ख़त्म नहीं हो जाता, सो इस घर के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हैं। ज़रियाब की आंख खुली तो वो एक छोटे से कमरे में मौजूद थी। उसके करीब एक गौसीली बुढ़िया बैठी हुई थी। उसे आंखें खोलता देखकर वो बोली, मेरे घर की छत तोड़कर तुझे सुकून की नींद कैसे आ गई, पागल लड़की। ज़रियाब बोली, क्या तुम्हारे घर की छत मेरे गिरने से टूट चुकी है? मुझे कुछ इल्म नहीं, क्योंकि मैं बेहोश हो चुकी थी। बूढ़ी औरत गुस्से से बोली, ए पागल और चालाक लड़की, तेरे झूठ को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। जब तक मेरे घर की छत नहीं जोड़ देती मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। ज़रियाब बोली, मुझे मंजूर है, मैं सुबह ही तुम्हारे घर की छत जोड़ने का काम करने लगूंगी, मगर क्या अभी मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? बूढ़ी औरत ने निहायत बदमज़ा खाना पेश किया जिससे नागवार सी बदबू उठ रही थी। ज़रियाब का जी चाहा कि वो खाने से इनकार कर दे, मगर शायद उसके पास फिर कोई दूसरा ऑप्शन ना बचता, सो मजबूरन उसे चंद लुक़मे जहर मार करने पड़े। उसने इतना बदमज़ा और ख़राब खाना कभी नहीं खाया था। उसे अजनबी याद आया जो उसके लिए मिनटों में शिकार करके निहायत लजीज खाना तैयार कर दिया करता था। उसके तोड़े हुए फल इतने ताज़ा होते थे कि उन्हें खाकर तबीयत हशाश बशाश हो जाती थी। बूढ़ी औरत ने बहुत सारे नीम के पत्ते एक कोने में बिछाकर उसे सोने के लिए कहा तो उसे अपना मखमली बिस्तर याद आ गया। क्या ही अच्छा होता कि अगर मैं जासिम की मोहब्बत में मुब्तला ना होती, कम से कम आज मेरे पास एक नरम गरम बिस्तर तो होता। उसने दुखी दिल से सोचा और नीम के पत्तों पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। नींद तो खैर क्या ही आनी थी। इंतज़ार करते हुए सुबह हो गई और वो उठकर कमरे से बाहर निकली तो बाहर बूढ़ी औरत कुछ बना रही थी। हर तरफ निहायत नागवार बू फैली हुई थी। उसका जी चाहा कि वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, मगर शायद सारे रास्ते मसदूद हो चुके थे। कमज़ोरी और भूख की वजह से उसका सर चकरा रहा था। कुछ सोचकर वो आगे बढ़ी और बूढ़ी औरत से बोली, क्या आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? मेरे ख्याल से आज तुम्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी खिदमत के लिए मौजूद हूँ। वो बूढ़ी औरत बड़ी मक्कारी से बोली, मुझे तेरी किसी खिदमत की ज़रूरत नहीं है। तू मेरे घर पर कब्ज़ा जमाने के ख्वाब ना देख। मेरे घर पर जिसने भी बुरी नज़र डाली उसे मैंने राख कर दिया। तेरा अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। चल अब नाश्ता कर और काम से लग। चाय के नाम पर उसने इतना बदमज़ा कहवा पेश किया जिसे देखकर ही ज़रियाब को मतली हो गई, मगर उसे पीने से इनकार करके वो जालिम बुढ़िया की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहती थी। नाश्ता करने के बाद वो छत जोड़ने लगी, मगर ये काम तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मिट्टी से बनी छत अब कई टुकड़ों में तकसीम हो चुकी थी। ज़रियाब गारे से एक हिस्सा जोड़ती तो दूसरा टूट जाता, दूसरा जोड़ती तो पहला टूट जाता। बहुत ही बड़ी मुसीबत उसके गले पड़ी थी। उसे अपने घर की छत याद आई जिस पर रंग बिरंगी पेंटिंग की गई थी ताकि उसका दिल बहला रहे, और अब ये वक्त था कि उसे ऐसी किसी पागल बुढ़िया के घर की मिट्टी से बनी छत जोड़नी पड़ रही थी। उसे छत जोड़ने की कोशिश में शाम हो गई। शाम को बुढ़िया ने आकर उसे देखा तो अपना सर पीट लिया। न जाने किस दुनिया से उठकर आई है। बेवकूफ़ लड़की, एक छत न जोड़ सकी, ऐसी सज़ा दूंगी कि सारी उम्र याद रखेगी। ज़रियाब बोल पड़ी, जो चाहे सज़ा दे देना, मगर खुदा के लिए पहले मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, भूख से मेरी जान निकल रही है। बुढ़िया अपने सिलवट ज़दा हाथ को हवा में लहराकर बोली, ऐसे मुफ्त में तुझे रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी, पहले तुझे मज़ा चखाऊंगी। मुझे मेरी नीले रंग की बिल्ली चाहिए जो 2 माह पहले गुम हो गई थी। अगर तू उसे यहाँ मेरे पास लाने में कामयाब हो जाती है तो याद रखना, तुझे मैं इस घर में रहने की इजाज़त दूंगी और अपनी शहजादी बनाकर रखूंगी। उस बुढ़िया की बात पर ज़रियाब को कुछ ख़ास यकीन नहीं था, मगर इसके बावजूद वो बिल्ली की तलाश में घर से निकल खड़ी हुई। उसने नीम के ढेर सारे पत्ते लिए और रास्ते में एक एक पत्ता डालती रही ताकि उसे रास्ते की पहचान रहे। वो हर गली में नीले रंग की बिल्ली को तलाश कर रही थी, मगर बिल्ली थी कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने कुछ घरों का दरवाज़ा बजाकर बिल्ली के बारे में भी पूछा, मगर वहाँ के लोग उसकी ज़बान नहीं जानते थे, सो सब ने उसको देखकर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बहुत मायूस हुई और इस बार उसने अपना रुख मार्केट की तरफ कर लिया। यहाँ लोगों की खासी गहमा गहमी थी और लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ थे। एक शख्स लोगों में कुछ तकसीम कर रहा था। उसने एक शॉपर ज़रियाब को भी थमा दिया। ज़रियाब इस शॉपर को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उस शॉपर के अंदर चावल थे।
वो एक जगह बैठकर खाना खाने लगी। आज न जाने कितने दिन बाद वो पेट भरकर खाना खा रही थी। चावल बहुत ज्यादा लजीज नहीं थे, ऐसा लगता था कि सिर्फ उबले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत शौक से खा रही थी। कम से कम ये खाना बुढ़िया के बदमज़ा और बदबूदार खाने से तो बहुत बेहतर था। खाने से फारिग होकर वो वैसे ही इधर से उधर टहलने लगी। कुछ फासले पर उसे एक शख्स के पास नीले रंग की एक बिल्ली दिखाई दी। वो दौड़कर उसके करीब गई और मिन्नत भरे अंदाज में बोली, क्या तुम ये बिल्ली मुझे दे सकते हो? ज़रियाब ने पूछा तो उस शख्स ने पहले तो हैरत से उसको देखा और फिर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो कहने लगा, ये सच है कि मैं इस बिल्ली से बहुत तंग आ गया हूँ। इस बिल्ली ने मेरा जीना हराम कर दिया है। सारा खाना खा जाती है और रात को मुझे सोने नहीं देती, लेकिन इसके बावजूद मैं इसको खुद से जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक नायाब बिल्ली है और उसे बेचकर मैं करोड़पति बन सकता हूँ। पहले तो ज़रियाब ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि वो शख्स उसकी ज़बान समझ सकता था। वो हंसते हुए बोली, तुम किसी खूबसूरत लड़की के पति तो ज़रूर बन सकते हो, लेकिन इतनी मामूली सी बिल्ली को बेचकर करोड़पति हरगिज़ नहीं बन सकते। वो शख्स आंखों में गुस्सा भरकर बोला, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? ज़रियाब को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने शायद कुछ गलत कह दिया है, जिसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। मैं ये बिल्ली हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मगर मैं वादा करती हूँ कि जैसे ही अमीर बन जाऊँगी मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगी। उसकी बात सुनकर वो शख्स हंसने लगा और बोला, क्या वाकई तुम्हें मैं इतना ही बेवकूफ़ लगता हूँ जितना मैं चेहरे से दिखाई दे रहा हूँ? अगर हाँ तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़रियाब को अब अपनी नाकामी साफ दिखाई दे रही थी। वो शख्स किसी भी तरह काबू आने वाला नहीं था। सो ज़रियाब ने सोचा कि उस पर 4 हर्फ भेजकर आगे बढ़ा जाए। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगी, उस शख्स ने पीछे से उसे आवाज़ दी, ए लड़की, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें ये बिल्ली देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ज़रियाब को अपनी समाअत पर यकीन नहीं आया था। वो जल्दी से बोली, मुझे तुम्हारा क्या काम करना होगा? प्लीज़ मुझे जल्दी से बताओ, मैं तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार हूँ। वो शख्स बोला, ये बिल्ली 2 माह से मेरे पास है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि इस बिल्ली ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, और इसी परेशानी की वजह से मैं 2 माह से अपने घर के कपड़े नहीं धो पाया। अगर तुम आज मेरे सारे कपड़े धो दो तो ज़रूर मैं तुम्हें ये बिल्ली दे दूँगा। हालात की नज़ाकत को समझते हुए शदीद ठंड होने के बावजूद ज़रियाब ने उस शख्स की बात मान ली और उसके साथ उसके घर चली गई। उस शख्स ने ज़रियाब को मैले कपड़ों का एक ढेर दिखाया, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इस घर में कभी किसी ने एक कपड़ा भी न धोया हो। वो पूरा दिन ज़रियाब ने कपड़े धोने में लगा दिया। ठंडे पानी से कपड़े धोने की वजह से उसके हाथ नीले हो चुके थे और वो थर थर काँप रही थी। शाम को जब ज़रियाब ने उस शख्स से बिल्ली के बारे में कहा तो वो बोला, तुम एक मेहनती लड़की हो और तुम मुझे मेहनत करने और अपनी शक्लो सूरत से इस इलाके की नहीं लगती हो। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि एक मामूली सी बिल्ली की खातिर तुमने इतना ज़्यादा काम कैसे कर लिया? तुम मुझे अपना भाई समझ सकती हो, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बहन ही अपने भाई की ऐसी खिदमत कर सकती है। उसने गरम मज़ेदार सा सूप का बाउल ज़रियाब की तरफ बढ़ाया तो उसकी मोहब्बत पर ज़रियाब की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, मेरी कहानी बहुत अजीब है, शायद आप यकीन ना करो। वो शख्स बोला, यकीन आना या ना आना बाद की बात है, तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ, कम से कम तुम्हारे दिल का बोझ ही हल्का हो जाएगा, और हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई अच्छा मशवरा भी दे दूँ, क्योंकि तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। ज़रियाब ने अपनी पूरी कहानी उस शख्स को सुना दी, जिसे सुनने के बाद वो सकते में आ गया और कहने लगा, मुझे अफसोस है कि मैंने एक मजबूर लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाया और तुमसे तुम्हारी हिम्मत से ज़्यादा काम लिया। सो मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर मुमकिन हद तक मदद करूँगा। क्या तुम मुझे अपने शहर का नाम बता सकती हो? ज़रियाब ने जल्दी से अपने शहर का नाम बताया तो वो सोच में पड़ गया और बोला, हमारे मुल्क में दूर दूर तक इस जगह का नामो निशान भी नहीं है। मेरी दुआ है कि जल्द तुम अपने मुल्क में वापस चली जाओ। अभी हमें बुढ़िया के पास चले जाना चाहिए, ऐसा न हो कि वो बाद में तुम्हें तंग करे। ये लो बिल्ली, अपनी अमानत। उसने नीले रंग की बिल्ली ज़रियाब को थमाई तो वो उसे लेकर बुढ़िया के घर चली गई। उसने दरवाज़ा बजाया तो ये देखकर उसके कदमों तले से ज़मीन खिसक गई कि दरवाज़ा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर जासिम था।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुमने मुझे धोखा दिया था या वो कोई एक हादसा था? जासिम की आंखों में उसके लिए मोहब्बत भरा समंदर था। वो बोला, ये तो बस एक आजमाइश थी। एक इंसान से शादी करने के बाद उसे जांचना ज़रूरी था कि तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हो या नहीं। तुम अपने हर इम्तिहान में पूरी उतरी हो। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में खुशामदीद कहता हूँ। अब हम एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे क्योंकि मुझे तुम पर एतबार हो गया है। तुमने मेरी दोनों ख्वाहिशात पूरी कर दी, अब मेरी तीसरी ख्वाहिश भी पूरी कर दो। ज़रियाब हैरत से बोली, तुम किन ख्वाहिशात का जिक्र कर रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। वो बोला, मैंने तुम्हें अजनबी बनकर आजमाया ताकि तुम्हें जान सकूं कि तुम मेरे बगैर भी किसी शख्स का हाथ थाम सकती हो या नहीं, मगर तुमने आजमाइश में पूरी उतरी और अजनबी शख्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। दूसरी बार मैंने तुम्हें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थका दिया और ये देखना चाहा कि तुम कितनी बाहिम्मत लड़की हो। तुम्हारा सब्र और तुम्हारी बर्दाश्त लाजवाब है। कोई शक नहीं कि तुम किसी भी जिनजादी से ज़्यादा काबिल कदर हो। मैं दिल से तुम्हारी इज्जत करता हूँ और अब मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। आज से मैं तुम्हारा ग़ुलाम हूँ और तुम जो चाहे मुझसे काम ले सकती हो। एक लंबा चौड़ा जिनजाद उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या होने जा रहा है। जैसे ही उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया, उसके दिलो दिमाग में नफ़रत की एक लहर दौड़ गई। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक है, आज से तुम मेरे ग़ुलाम हो और मैं जो कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक कह रही हूँ ना सरताज? जासिम ने मुस्कुराकर सर हिलाकर उसकी बात की तायीद की। मैं अपने माँ बाप के घर वापस जाना चाहती हूँ। जासिम ने उसके हुक्म की तामील की और उसी दिन वो जहाज़ में सवार हो गए। अम्मी जान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो मुसलसल ज़रियाब को याद कर रही थी। ए काश कोई मुआवजा हो जाए और ये आती जाती हवाएं मेरी बेटी को मेरा पैगाम पहुंचा दें कि उसकी माँ उसकी याद में तड़प रही है और इतने साल गुजरने के बाद भी आज उसकी राह तक रही है। वो ज़रियाब के हार को आंखों से लगाए खुद से बातें कर रही थी जब ज़रियाब घर के अंदर दाखिल हुई। पहली नज़र में उसे पहचानना बहुत मुश्किल था क्योंकि हालात की सख्ती की बदौलत उसके गुलाबी गाल स्याही माइल हो चुके थे। उसके पाँव ज़ख्मी थे और उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे पुराने थे। जिस बेटी को शहजादी के रूप में यहाँ से रुखसत किया था, वापस आई तो एक सितम रसीदा और निहायत बदहाल लड़की दिखाई दे रही थी। उसके बालों में मिट्टी अटी हुई थी जैसे वो कई दिनों से नहाई ना हो। उसकी एड़ियाँ फटी हुई थीं और हाथ भी ज़ख्मी थे। मगर ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो अपनी बेटी को ना पहचानती और गले ना लगाती? उन्होंने फरते जज्बात में उठकर बेटी को गले लगा लिया और सबको आवाज़ें देकर बुलाने लगी। मेरी दुआओं ने आज हकीकत का रंग पा लिया और मेरी बेटी अपने दरवाजे पर वापस लौट आई है। देखो आकर मेरी खुशी का आलम क्या है। सब अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए और ये नाकाबिले यकीन मंजर देखने लगे। एक माँ का अपनी बेटी से सालों बाद मिलना हर आंख को अश्कबार कर रहा था। तू खुश नहीं दिख रही है बेटा, अपनी हालत देख क्या बना रखी है। तू तो अपने पास ज़रा सी भी धूल बर्दाश्त नहीं करती थी। माँ उसकी तरफ देखकर उसकी अजियतों को समझ रही थी। ज़रियाब हंसकर बोली, अम्मी जान, अब आ गई हूँ तो पहले की तरह हो जाऊंगी। ये 9 साल बड़ी अजियत में गुजरे हैं। यूँ समझो तुम्हारी बेटी ने अपनी ज़िंदगी का बदतरीन वक्त देख लिया है। वो अपनी बहनों से गले मिलने लगी। अम्मी जान ने दामाद को अपने करीब बुलाया और बोली, बेटा मैं तुम्हें प्यार करूं मगर मैं तुमसे नाराज़ हूं कि तुमने मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा। ज़रियाब हंसकर बोली, अम्मी जान, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। शायद मैं ही इस काबिल नहीं थी कि उनकी मोहब्बत को कबूल करती। अम्मी जान नासमझी के आलम में बोली, क्या कहना चाहती हो बेटा? वो बाबा के गले लगते हुए बोली, अम्मी जान, बेटियों को सिर्फ माँ बाप ही सर का ताज बनाकर रखते हैं। जब ये ताज उनसे जुदा हो जाता है तो मिट्टी में मिल जाता है या रोंद दिया जाता है। अम्मी जान, ये आपके दामाद नहीं है बल्कि सिर्फ मेरे ग़ुलाम जिन हैं। अम्मी जान, आपने किसी जिन और इंसान का मिलाप कभी सुना है? नहीं ना? ये बहुत नामुमकिन सी बात है अम्मी। मगर मैं अब समझ चुकी हूँ, हर चीज़ अपने मकाम पर ही अच्छी लगती है। शुरू से ही जिन्नात इंसान के ग़ुलाम बनते आए हैं या दुश्मन। इन 2 रिश्तों के अलावा इंसान से उनका कोई रिश्ता नहीं बन सकता। बाबा जान बोले, तुम ठीक कहती हो बेटा। हम तुम्हारी खुशी में खुश हैं और तुम्हारी बात से इत्तेफाक करते हैं। हमारी बेटी हमारे घर वापस आ गई है, हमारे लिए इतना काफ़ी है।
तुम जैसे चाहो यहाँ रहो, जिसे चाहो अपना गुलाम बनाओ या दोस्त, तुम्हें अपनी जिंदगी पर पूरा इख्तियार हासिल है, जो चाहे करो। उसकी बहनें उसके लिए कीमती लिबास लाईं और उसने गुस्ल के बाद पहना तो उसका रंगो रूप लौट आया। पुरानी ज़रियाब वापस आ चुकी थी। उसने आज सालों बाद पेट भरकर दुनिया का लजीज तरीन खाना यानी अपने घर का खाना खाया। कई सालों की मशक्क़त और परेशानियों के बाद उसे उम्र भर के लिए एक गुलाम जिन मिल चुका था, जिससे वो जो चाहे काम करवा सकती थी। जासिम की आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई। ज़रियाब की दोस्तें जब उससे पूछती हैं कि एक जिन ज़ात को इतनी शिद्दत से चाहने के बाद उसने उसकी मोहब्बत को क्यों ठुकरा दिया, तो वो कहती, मोहब्बत में जब कोई आजमाए वो कभी महबूब नहीं बन सकता। महबूब बनने के तकाजे और होते हैं। अगर कोई आजमाइशों की दलदल में धकेल दे, वो शख्स कभी भी हमनवा नहीं बन सकता। वो मोहब्बत ही क्या जो आजमाई जाए, और जो आजमाई जाए वो कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। जासिम आज भी एक गुलाम जिन के तौर पर ज़रियाब के पास है। ज़रियाब के लिए कई लोगों ने दस्ते सवाल दराज किया और उसके साथ शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन ज़रियाब खुद को इन चीज़ों के लिए कभी तैयार नहीं कर सकी। सालों पहले जो मोहब्बत का एक तजुर्बा वो कर चुकी थी, इसके बाद वो अब किसी नई आजमाइश में नहीं पड़ना चाहती थी, या शायद अब किसी पर एतबार करने का हौसला उसके अंदर नहीं था। कई लोग उससे डरते भी हैं, क्योंकि अक्सर लोग जानते हैं कि एक जिन उसका गुलाम है जो उसके हुक्म की तामील करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और मिनटों में उसका हुक्म मानता है। अपनी मोहब्बत को आजमाइश में मुब्तला करने के बाद जासिम की यही सज़ा है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।